नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के अंत में हम बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से सर्विकल कैंसर के खिलाफ विकसित भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन के बारे में। बताएंगे कैसे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान में मदद करेगी केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च की गई नई वेबसाइट। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। भारत में सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन विकसित। वैक्सीन के वैज्ञानिक समापन की घोषणा। बहुत जल्द उपयोग के लिए बाजार में उपलब्ध होगी सर्वावैक। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिस्टल इंजीनियरिंग सम्मेलन पहलगाम में आयोजित। डीएसटी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के समर्थन से आईसर कोलकाता और कश्मीर विश्वविद्यालय ने किया आयोजन। शोधकर्ताओं ने की प्राकृतिक पॉलीमर आधारित स्मार्ट नैनो पार्टिकल्स की पहचान। कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज में कैंसरग्रस्त स्थान तक दवाएं पहुंचाने में मददगार होगा आईआईटी मंडी का यह शोध। और स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के लिए समर्पित नई वेबसाइट का अनावरण। भारतीय तटों की सफाई की इस मुहिम को बल देगी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च की गई यह वेबसाइट। और अब खबरें विस्तार से। भारत ने अपने टीका विकास कार्यक्रम के तहत एक और उपलब्धि हासिल करते हुए सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीन विकसित कर ली है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की इस पहली स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक के वैज्ञानिक समापन की घोषणा की। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और बायरैक के सहयोग से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही ये वैक्सीन अगले कुछ महीनों में उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगी। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। 1 सितंबर 2022 भारतीय चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हो गई। भारत ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपनी पहली स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने की उपलब्धि हासिल कर ली है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैक्सीन के वैज्ञानिक समापन समारोह में सर्वावैक की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के पूरा होने की घोषणा की। क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया साझेदारी कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की साझेदारी में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अगले कुछ महीनों में इस लागत प्रभावी वैक्सीन को उपयोग के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस मौके पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, CSIR के महानिदेशक सहित विभिन्न संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिक, सलाहकार और चिकित्सक भी मौजूद रहे। The challenge is malignancies at the younger age. Type 2 diabetes mellitus at the young age. Earlier on, if you said somebody has been detected, the immediate picture would be somebody in late 40s or 50s. Now you have in the third decade. Because if you have to go through this Amrit Kaal and contribute to these 25 years, it is these young folks whose energy, whose capacity, whose potential is going to help in the making of that new India. सर्वाइकल कैंसर आमतौर पर महिलाओं में होने वाला जानलेवा रोग है। भारत में ये दूसरा सबसे ज्यादा प्रचलित कैंसर का रूप है, जिससे हर साल 75,000 से ज्यादा मौतें हो जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए पूरी दुनिया में समाधानों पर काम चल रहा है। भारत में भी कुछ समय पहले सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीका विकसित करने पर काम शुरू किया गया था। इस मौके पर डिंब ग्रंथि के कैंसर से बाहर निकली फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने भी ऑनलाइन शामिल होकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डीबीटी को बधाई दी और कहा कि भारत की यह उपलब्धि कैंसर से जूझ रही महिलाओं में जीवन की नई उम्मीद जगाएगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक सर्वावैक को पहले सरकारी चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
It's a wonderful occasion to celebrate the success of scientific journey that we have gone through. समय के साथ हमने जो वैज्ञानिक यात्रा आरंभ की है उसकी सफलता का जश्न मनाने का यह शानदार अवसर है। भारत में कई लोगों ने अपना स्वयं का टीका कार्यक्रम प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। यह हमेशा महत्वपूर्ण होता है कि इस यात्रा को करने के लिए महत्वपूर्ण प्रणालियों और विभिन्न तंत्रों को स्थापित करना शुरू करना होगा। यदि आप देखें कि यह HPV वैक्सीन कब शुरू किया गया था, तब हमारे पास वास्तव में बुनियादी ढांचा या सैद्धांतिक परीक्षण, परख प्रयोगशाला या जैव परख प्रयोगशाला और कई गतिविधियां नहीं थी, जो वास्तव में वैक्सीन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बैठक वास्तव में सभी विषयों में टीमों की सफलता की घोषणा कर रही है। कंपनियों की, फंडिंग एजेंसीज की, DBT अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न हितधारकों और समितियों के सभी सदस्यों की, जिन्होंने वर्षों तक मूल्यांकन किया और एक साथ काम किया, जिसका परिणाम यह वैक्सीन के रूप में है। Which is what an outcome of what vaccine is. We have always focused on the well-being and protection of the mother. हमने हमेशा माँ और बच्चे की भलाई और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। परंपरागत रूप से हम बच्चों की सुरक्षा के लिए वैक्सीन बनाते हैं। अब हमने अपने प्रयासों को महिलाओं की भलाई पर केंद्रित किया है और विशेष रूप से आज जब हम महिलाओं को सशक्त बनाने, कार्यस्थल पर महिलाओं को सक्षम बनाने की बात करते हैं, तो उनको स्वस्थ रहना होगा। यदि आप काम करने और उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम होना चाहते हैं, तो स्वस्थ भारत, उत्पादक भारत। Healthy India is a productive India. वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में भारत ने लगातार खुद को साबित किया है और पिछले कुछ सालों में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाए गए विभिन्न बूस्टअप और प्रासंगिक कार्यक्रमों ने वैक्सीन निर्माण की गति को बढ़ा दिया है। हालिया कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के खिलाफ रिकॉर्ड समय में विकसित स्वदेशी वैक्सीन इसका उदाहरण है। इसमें सरकारी और निजी भागीदारी का प्रारूप अहम भूमिका निभा रहा है। पिछले दिनों पहलगाम में कश्मीर विश्वविद्यालय और आइसर कोलकाता द्वारा क्रिस्टल इंजीनियरिंग पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मेगा कार्यक्रम में देश भर के शीर्ष वैज्ञानिकों, प्रतिनिधियों और छात्रों ने हिस्सा लिया। रसायन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रगति और नवीन रुझानों पर चर्चा के उद्देश्य से आयोजित किए जाने वाले इस सम्मेलन पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। क्रिस्टल इंजीनियरिंग एक बहुउपयोगी लेकिन चुनौतीपूर्ण विधा है जिसमें निरंतर प्रगति हो रही है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी इस इंजीनियरिंग में नए आइडियाज को विकसित करने, युवाओं में रुचि जगाने और इस दिशा में विज्ञान को और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय क्रिस्टल इंजीनियरिंग सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। इस सम्मेलन का तीसरा संस्करण 31 अगस्त से 2 सितंबर तक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आयोजित किया गया। क्रिस्टल इंजीनियरिंग, अणु से क्रिस्टल तक शीर्षक के तहत इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, क्रिस्टलोग्राफी इन इंडिया ट्रस्ट, IR टेक, ब्रूकर, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के समर्थन से आइसर कोलकाता और कश्मीर विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग द्वारा किया गया था। इस प्रकार की गतिविधि शोधार्थियों, शिक्षकों और अन्य छात्रों को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करने का मौका देती है। निश्चित रूप से और स्वाभाविक रूप से वे सभी उनसे व्यक्तिगत रूप में नहीं मिल सकते हैं। उनके साथ बातचीत करने और उन्हें सुनने से छात्रों का ज्ञान बढ़ता है और उनके व्यक्तित्व में बदलाव आता है और इससे नेटवर्किंग भी होती है। Also adds to the networking. Crystal engineering, as the name suggests. क्रिस्टल इंजीनियरिंग, जैसा कि नाम से पता चलता है, क्रिस्टल से संबंधित है। क्रिस्टल क्या है? यह हीरा, चीनी या नमक जैसी चमकदार चीज है और जब आप क्रिस्टल इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग इसका एक घटक होता है जिसे योजनाबद्ध तरीके से डिजाइन किया जाता है। जैसे कि आप घर बनाते हैं वैसे ही आप एक क्रिस्टल बनाते हैं। जब आप एक क्रिस्टल बनाते हैं तो यह बहुत ही खास काम करता है। तो एक उद्देश्य के लिए क्रिस्टल बनाना ही क्रिस्टल इंजीनियरिंग है। क्रिस्टल इंजीनियरिंग में सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में से एक है आम लोगों तक बेहतर और सस्ती दवा पहुंचाना।
to the common people. इस मेगा इवेंट में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित देश भर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के वैज्ञानिकों, प्रतिनिधियों और छात्रों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के द्वारा युवा छात्रों और शोधकर्ताओं को क्रिस्टल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश विदेश के शीर्ष वैज्ञानिकों से केमिकल इंजीनियरिंग में प्रगति और नवीनतम विचारों के बारे में जानने का मौका मिला। विभिन्न चर्चा सत्रों द्वारा युवाओं से तेजी से बढ़ रहे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया। This conference is all about crystal engineering. So this way this conference वैज्ञानिक सम्मेलन स्थानीय लड़कों और लड़कियों को शीर्ष वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करने और यह देखने का बहुत अच्छा अवसर देता है कि विज्ञान कितनी मेहनत से किया जाता है। अगर वे भी कुछ ऐसा ही लक्ष्य बनाना चाहते हैं तो उन्हें वास्तव में कैसे करना चाहिए। और अब वे इस क्षेत्र में बहुत से लोगों को जानते हैं, वे उनके साथ बातचीत करने में सक्षम होंगे, उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक सम्मेलन वास्तव में अवसर देता है, खासकर छात्रों को जो उन्हें बहुत मदद करते हैं। इसलिए हमने इस सम्मेलन को यहाँ आयोजित किया है। Bring this conference here. If I talk about crystal engineering, in crystal engineering we design molecules. क्रिस्टल इंजीनियरिंग में हम समाज की बेहतरी के लिए वांछित भौतिक और रासायनिक गुणों के साथ अणु डिजाइन करते हैं। Take a drug molecule, which हम एक दवा का अणु लेते हैं जो पहले से ही है, लेकिन उसकी घुलनशीलता में समस्या है। They have a problem in their solubility. और यह जैव उपलब्धता की समस्या के कारण बाजार में नहीं जा सकता, इसलिए हमें उस समस्या का समाधान करना होगा। इंजीनियरिंग व्हाट वी डू, वी ट्राई टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। सस्ती दवाओं और उपकरणों के विकास में क्रिस्टल इंजीनियरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में जितना ज्यादा रसायन विज्ञान के इस क्षेत्र में नवाचार परक अनुसंधान और विकास होगा, आम जनजीवन के लिए उतने ही सुलभ समाधान उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिस्टल इंजीनियरिंग सम्मेलन ऐसी ही एक पहल है जो दुनिया भर के विचारों को एक मंच प्रदान कर शोध और नवाचार का नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय शोधकर्ताओं ने अपने नवीन अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के तहत आंतों या मलाशय के कैंसर का इलाज करने के लिए प्राकृतिक पॉलीमर आधारित स्मार्ट नैनो पार्टिकल्स विकसित किए हैं। ये पार्टिकल्स कैंसर ग्रस्त स्थान तक दवाओं को पहुंचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा वित्तपोषित इस शोध पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारत सहित पूरी दुनिया में कोलोरेक्टल यानी आंतों या मलाशय का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। कैंसर से होने वाली मृत्यु में 8% के लिए कोलोरेक्टल कैंसर जिम्मेदार है। इसके इलाज की सही पद्धति विकसित करने की दिशा में अब आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल के सहयोग से प्राकृतिक पॉलीमर आधारित स्मार्ट नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया है। ये पार्टिकल्स कैंसर की दवाओं को कैंसर ग्रस्त हिस्से तक पहुंचाने में मददगार होंगे और पेट्रोलियम पॉलीमर पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर देंगे। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वैधानिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड सर्ब द्वारा वित्त पोषित इस शोध के नतीजे कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर नामक पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। आंतों और मलाशय का कैंसर एक ऐसी भयानक बीमारी है जिससे मरने वालों की संख्या पूरे विश्व में बढ़ रही है। यह एक ऐसा कैंसर है जो आदमी और औरत दोनों में ही अक्सर देखने को मिलता है। इस भयानक बीमारी के इलाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारी शोधकर्ता टीम ने स्मार्ट नैनो पार्टिकल्स का निर्माण किया है जो कि बाल की चौड़ाई से 100,000 गुना से भी छोटे हैं। इन नैनो पार्टिकल्स का निर्माण कुछ इस तरीके से किया गया है कि ये कैंसर साइट के विशिष्ट वातावरण के संपर्क में आते ही टूट सके और दवा को वहां उपलब्ध करा सकें। शोधकर्ताओं ने थायोलेटेड काइटोसन और थियोलेटेड स्टीयरिक एसिड के हवा में ऑक्सीकरण के माध्यम से डाइसल्फाइड क्रॉस लिंकिंग रसायन पर आधारित नैनो पार्टिकल्स का संश्लेषण किया।
इससे इन पार्टिकल्स को बनाने में किसी बाहरी रसायन की जरूरत नहीं पड़ी। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये कैंसर ग्रस्त हिस्से में मौजूद ग्लूटाथियोन के संपर्क में आते ही टूट जाते हैं और उसी जगह पर दवा को रिलीज कर देते हैं। इनके द्वारा पानी में घुलनशील और पानी में ना घुलने वाली दोनों तरह की दवाओं को कैंसर ग्रस्त हिस्से तक पहुंचाया जा सकता है। प्राकृतिक पॉलीमर आधारित ये नैनो पार्टिकल्स जहां कैंसर दवाओं की सटीकता को बढ़ा देंगे, वहीं कैंसर की दवाओं द्वारा शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को भी कम कर देंगे। इस अनुसंधान कार्य में हमने काइटोसान नामक प्राकृतिक पॉलीमर का इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट नैनो पार्टिकल्स बनाए हैं, जो कि कैंसर साइट के विशिष्ट वातावरण के संपर्क में आते ही टूट जाते हैं और दवा को वहां उपलब्ध कराते हैं। ये नैनो पार्टिकल्स पानी में घुल सकने वाली और पानी में न घुल सकने वाली दोनों ही प्रकार की दवाओं को कैंसर साइट तक ले जाने में सक्षम हैं। इस कार्य में हमने 2 अलग अलग दवाओं को एक साथ काम में लिया है, जिससे कि कैंसर का उपचार कम दवा के उपयोग के बावजूद भी सफलतापूर्वक किया जा सके। भारतीय शोधकर्ताओं का ये नया शोध कैंसर जैसे रोग के इलाज में एक नई उम्मीद कही जा सकती है। प्राकृतिक पॉलीमर का इस्तेमाल कैंसर रोधी दवाओं के वाहक के रूप में तुलनात्मक रूप से किफायती समाधान है। फिलहाल प्रयोगशाला स्तर पर चूहों पर किए गए परीक्षण सफल रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अखिल भारतीय तटीय सफाई अभियान के लिए समर्पित एक वेबसाइट का अनावरण किया, जो देश के तटों पर चलाए जा रहे सफाई अभियान को और ज्यादा बढ़ावा देने का काम करेगी। इस मौके पर अभियान का लोगो वासुकी भी लॉन्च किया गया। यह लोगो युवाओं को समर्पित है। ज्यादा जानकारी दे रही है ज्ञान विज्ञान की यह रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में 5 जुलाई से देश के 75 तटों पर 75 दिनों तक सफाई अभियान की शुरुआत की गई थी। 17 सितंबर तक चलने वाले इस स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान का उद्देश्य नागरिकों में तटीय स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाकर बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना और भारतीय तटों को विश्व स्तरीय बनाना है। तटीय सफाई अभियान के तहत देश के तटों से 1500 टन कचरा, खासकर एकल उपयोग प्लास्टिक को हटाने का लक्ष्य रखा गया है। देश के जाने माने लोगों, फिल्मी हस्तियों, विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में जुड़ने से इस अभियान को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इसी कड़ी में पिछले दिनों केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मिशन को और बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित वेबसाइट www.swachhsagar.org का अनावरण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने अभियान में दिलचस्पी ले रहे युवाओं और स्कूली छात्रों के लिए अभियान का लोगो वासुकी भी लॉन्च किया। हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने ये प्रस्ताव रखा कि इसी प्रकार का एक अभियान समुद्र तट को लेकर के भी प्रारंभ किया जाए, जिसमें समुद्र तट की सफाई, रखरखाव और सुंदरीकरण का कार्य। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय तटरक्षक, जल शक्ति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, विदेश और सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। सफाई अभियान के तहत जागरूकता अभियान और सफाई के अलावा विभिन्न तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें स्कूली बच्चों को तट संरक्षण की शपथ दिलाना, चित्रकला प्रतियोगिता, वॉकथॉन जैसे विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस अभियान में 24 राज्यों के 52,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने पंजीकरण कराया है
और शुरुआती 20 दिनों के दौरान 200 टन से ज्यादा कचरा और प्लास्टिक समुद्री तटों से हटाया जा चुका है। 25 वर्ष जो सामने आएंगे उसमें प्लास्टिक से किस प्रकार से हम निजात हासिल करेंगे और वेस्ट टू वेल्थ के क्या नए साधन आएंगे और समुद्र से किस प्रकार को उसकी सफाई करके उसका सुंदरीकरण करके उसके अंदर बसे हुए सरमाए रिसोर्सेज को किस तरह से उपयोग में ला करके भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग बनाया जाएगा, ये सारा इस अभियान के द्वारा प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और इसी सोच के साथ हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं और 17 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम करने की योजना है 75 स्थानों पर वर्चुअली कनेक्ट होकर के। और हमारा ये आह्वान रहेगा, अपेक्षा रहेगी कि हर व्यक्ति उसके साथ जुड़ जाए, क्योंकि ये देश के लिए भी है, विश्व के लिए भी है और हमारे आने वाली संतान के लिए भी। इस अखिल भारतीय तटीय स्वच्छता अभियान के तहत मंत्रालयों और संबंधित विभागों के अलावा गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समूहों, बच्चों और युवा मंचों, कंपनियों, गैर लाभकारी संगठनों के साथ साथ तटीय राज्यों के नगर निगमों से भी इस अभियान को जन आंदोलन में बदलने का आह्वान किया गया है। अभियान को समर्पित वेबसाइट इसी दिशा में बढ़ाया गया एक और सफल कदम कहा जा सकता है, जिसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोग स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान से जुड़ेंगे। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। आगामी 10 सितंबर से अहमदाबाद के साइंस सिटी में 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन को एक अलग प्रारूप दिया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ईज ऑफ लिविंग के लिए प्रासंगिक नई तकनीकों और उनके अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये आयोजन देश भर में अधिक तालमेल के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के इकोसिस्टम को मजबूत करते हुए केंद्र और राज्यों के बीच अंतराल को कम करने में मदद करेगा। 10 सितंबर से होने वाले कार्यक्रम में सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों सहित 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स और उद्योगों के सीईओज के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। पिछले दिनों मैनपुरी उत्तर प्रदेश में CSIR केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की ओर से आयोजित एक समारोह में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संस्थान के वैज्ञानिकों और मैनपुरी सहित आसपास के जिलों के छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से लेदर स्टार्टअप इकोसिस्टम में आकर्षक रोजगार तलाशने का आह्वान किया। CSIR के केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थानों ने इस दिशा में लगातार नई तकनीक का विकास किया है। इसके अलावा संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम, परामर्श सेवाएं, छात्रों की इंटर्नशिप, संबंधित उद्योगों का सर्वेक्षण जैसी गतिविधियां अंजाम दे रहे हैं। भारत जूतों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, चमड़े के वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, चमड़े से बने सामानों का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसे अब मौजूदा स्टार्टअप मिशन के तहत और बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की ओर से संभावित स्टार्टअप्स और अभिनव उद्यमियों को आरंभिक निवेश के लिए सीड फंडिंग का भी प्रस्ताव दिया और कहा कि इससे मैनपुरी और आसपास के जिलों के उद्यमियों और युवाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे। आज के इस अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50 सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।
वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।